आणि गामा चलो अगला टॉपिक है अपना हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, हमने सुबह पढ़ा था डी ब्रॉगली वेवलेंथ या डी ब्रॉगली इक्वेशन, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी अपना है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो ये हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि किसी भी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट का जो बहुत तेजी से चल रहा है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम आप एक ही टाइम पर सही सही नहीं बता सकते। कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है, फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है, आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम एक ही समय पर सही सही कैलकुलेट नहीं कर सकते। दोनों में कुछ ना कुछ एरर आप जरूर करोगे। ठीक है, अगर आपने पोजीशन सही सही बता ली तो मोमेंटम नहीं बता पाओगे, अगर मोमेंटम बता दिया तो पोजीशन नहीं बता पाओगे। ठीक है, कोई भी अगर फास्ट मूविंग बॉडी है तो उसका एक ही समय पर एग्जैक्ट मोमेंटम और एग्जैक्ट पोजीशन आप सही सही बता नहीं सकते, आप उसमें कुछ ना कुछ गलती जरूर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई स्कूटी बहुत तेजी से जा रही है आपके सामने से, ठीक है, आप दो दोस्त खड़े हो, आप दूसरे से बोलते हो भाई इसकी पोजीशन बताओ, जब तक बताएगा तब तक स्कूटी आगे निकल रही होगी ना, बराबर। तो क्या वो पोजीशन सही होगी? क्या नहीं। लेकिन हाँ, सपोज करो आपने, आपको पोजीशन बताना था, आपने क्या किया, जैसे उसने पोजीशन पूछा आपने फोटो क्लिक कर लिया। ठीक है, अब फोटो में तो आपको पोजीशन दिख गई कहाँ पे है स्कूटी, लेकिन क्या मोमेंटम है फोटो के अंदर? बात समझा क्या? तो इसका मतलब किसी भी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम एक ही समय पर सही से बता पाना बहुत ही डिफिकल्ट है। आपसे कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी जरूर हो, कुछ ना कुछ एरर जरूर होगा। अगर आप पोजीशन सही बता पाओगे तो मोमेंटम में गलती कर जाओगे, मोमेंटम सही बताओगे तो पोजीशन गलत होगी। बात समझाना भाई, आपने जब स्कूटी वाले के फोटो खींच लिया तुमको क्या दिखा कि ये यहाँ पे है स्कूटी, लेकिन अब उसकी तुमको पोजीशन बता दिया तुमने कि यहाँ पे है, बट मोमेंटम तो है ही नहीं वहां पे, फोटो के अंदर कौन सा मोमेंटम। बात समझा? तो इसीलिए क्या बोलते हैं, बोलता है कि you cannot determine exact position and exact momentum of a fast moving body at a time। एक समय पर किसी फास्ट मूविंग बॉडी का एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम बताना बहुत ही डिफिकल्ट है, ये हम कर ही नहीं सकते। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ हमसे गलती हो ही जाए। इन्होंने बोला कि अगर मानता हूं कि पोजीशन बताने में जो हमसे अनसर्टेनिटी हुई ना वो डेल्टा एक्स की हुई, यानी इफ अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, अगर आपने पोजीशन को बताने में मान लीजिए डेल्टा एक्स का मिस्टेक किया, ठीक है, ये अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, कितनी गलती हुई आपसे। और इफ अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम को पी से दिखाते हैं, ये हो जाएगा डेल्टा पी।
तो आपको डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं, आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है कि पोजीशन को बताने में आपने जितनी गलती किया है इनटू मोमेंटम को बताने में आपने जितनी गलती किया है, जो टोटल अनसर्टेनिटी आप करोगे वो या तो बड़ा होगा या बराबर होगा h/4 पाई। ये है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यानी जो आपका मोमेंटम का जो आपके अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट होगा, टोटल आपने कितनी गलती किया है दोनों को मिला के, वो या तो h/4 पाई के बराबर होगा या h/4 पाई से बड़ा होगा। पूरा डेरिवेशन है, बट आपके लेवल पे डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है। डेरिवेशन आप इसको करोगे एमएससी जब आप मास्टर्स करोगे केमिस्ट्री में, ठीक है। तो h/4 पाई, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बड़ा होगा या बराबर होगा h/4, यानी या तो तुम कितनी गलती करोगे h/4 पाई के बराबर या उससे ज्यादा। जो भी इन्होंने पूरा निकाल के बताया कि पहले बात ये पहली बात समझ में आई क्या, तो कोई भी फास्ट मूविंग बॉडी है उसका एक ही समय पर सही पोजीशन और सही मोमेंटम हम नहीं बता सकते। अगर हम पोजीशन सही बताएंगे तो मोमेंटम में गलती कर जाएंगे, मोमेंटम सही कैलकुलेट करेंगे तो पोजीशन गलती हो जाएगी, यानी अनसर्टेनिटी पक्का है, ठीक है। तो अगर बोला कि मान लो हमने पोजीशन बताने में कितने की गलती की, डेल्टा एफ, मोमेंटम को बताने में कितने की गलती की, डेल्टा पी, जो मेरी गलती का जो प्रोडक्ट होगा ना, या तो वो h/4 पाई के बराबर होगा या तो h/4 पाई से बड़ा होगा। बात समझा क्या, ठीक है। अच्छा एक बात समझो बेटा, h/4 पाई एक बात समझना, h/2 पाई जो होता है ना बेटा, इसको h कट से भी डिनोट करते हैं, ऐसे h कट, ठीक है, h/2 पाई। तो क्या इसको मैं 1/2 इंटू h कट लिख सकता हूँ क्या? तो हो सकता है कि आपको कभी पूछ ले कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का करेक्ट इक्वेशन क्या है और आपको ये दे ही ना, आप इसको ढूंढते रहो बैठ के, ठीक है। तो आप तैयार रहिएगा कि इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 इंटू h/2 पाई लिख सकता हूँ क्या, और h/2 पाई क्या होता है, h कट, ये हो जाएगा h कट बाई 2। तो ये भी है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बात समझा ना। इसकी वैल्यूज लेकिन न्यूमेरिकल नहीं, न्यूमेरिकल तो आपका यही मिलेगा, ठीक है। पर ध्यान रखिएगा ये भी है, आप यही पढ़ के जाते हो, थोड़ा सा घुमा देगा क्वेश्चन को और ये वाला ऑप्शन गायब कर देगा वहां से, तो आप ढूंढते रहोगे h/4 पाई कहीं दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा h/2 पाई को क्या बोलते हैं, h कट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा h कट/2। बात समझ। तो ये पहला इक्वेशन होगा जहां से हम न्यूमेरिकल निकालेंगे, पहला फर्स्ट। और ध्यान रखना जब भी न्यूमेरिकल करना ना, ये साइन मत लगाना, इक्वल टू करके सॉल्व करना, ठीक है। ये सब वहां कोई नहीं देखेगा तुम क्या सॉल्व करके दे रहे हो, ठीक है। यहाँ इक्वल टू लगा के सॉल्व करना, या तुमसे डेल्टा एक्स पूछेगा या डेल्टा पी पूछेगा, या डेल्टा पी को अभी तोड़ दूंगा m इंटू v में तोड़ दूंगा, मास इंटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कभी कभी पूछ लेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? तो पहला रिलेशन, ये भी क्वेश्चन करता हूँ, पहला रिलेशन ये आ गया, ध्यान रखिएगा। सेकंड रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वी, इसमें रिलेशन दिखाना है अपने को। एक बात बताओ, क्या मैं डेल्टा पी को m इंटू डेल्टा वी लिख सकता हूं क्या? m इंटू डेल्टा वी लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो जहां डेल्टा पी है वहां m इंटू डेल्टा वी रख दूं, तो अपने को आ जाएगा डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी h/4 पाई m, बराबर ना। यहां से मेरी करा सकता है, जब वेलोसिटी पूछ देगा आपसे, तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तीसरा देखिए, रिलेशन बिटवीन, जहां जितने तरह क्वेश्चन बन सकते हैं सारे रिलेशन दे रहा हूं आपको। रिलेशन बिटवीन अनसर्टेनिटी इन एनर्जी एंड अनसर्टेनिटी इन टाइम, डेल्टा ई एंड डेल्टा टी। कुछ मत करो, यही सेम इक्वेशन रखो, यही यहाँ क्या रखो, डेल्टा ई, यहाँ रखो क्या, डेल्टा टी। डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि आपके लेवल पे है भी नहीं। ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में दिया है, इसमें आपको पढ़ा दे रहा हूँ डेल्टा ई और डेल्टा टी। और इसका सीधा फार्मूला आएगा क्या, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। बट यहाँ पे डेल्टा ई क्या है बताओ, अनसर्टेनिटी इन द एनर्जी, ठीक है। डेल्टा ई क्या है, अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, और डेल्टा टी क्या है, अनसर्टेनिटी इन टाइम। तो अगर एनर्जी और टाइम में खेलने को बोले तो ये फार्मूला अप्लाई करना, ठीक है। जब भी मास और वेलोसिटी बोले तो ये फार्मूला चलेगा, ठीक है। मोमेंटम बोले तो ये फार्मूला चलेगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे सारे, तो आप देखिएगा, ठीक है। और किस आया कहां से, बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है बेटा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी क्या होता है, h/4 पाई होता है। कहां से आया उसको इंटरेस्टिंग बता देता हूँ। अगर मैं इसको डेल्टा टी से डिवाइड कर दूं, इसको डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दूं, तब तो सकता हूं ना ये काम, इसको डेल्टा टी से डिवाइड, इसको डेल्टा टी से मल्टीप्लाई,
ये हो जाएगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा टी बराबर क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम फोर्स होता है, ठीक है। तो फोर्स h अपॉन 4 पाई, f इंटू टी क्या होता है एनर्जी, तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा ई ग्रेटर इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। यहाँ से निकाल आया बात समझा, पर डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड, सीधे रिजल्ट याद रखोगे काम चलेगा। आया कहां से वही बता दिया, बट इंटरेस्टिंग नहीं है। आप देखिए क्या डायरेक्ट फॉर्मूला है। एक और लास्ट में एक रिलेशन और आता है अनसर्टेनिटी पे, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एक्स एंड डेल्टा लैम्डा, ठीक है। डेल्टा एक्स क्या बेटा, पोजीशन, पोजीशन बताने में आपने कितनी गलती की, ध्यान रखना। रिलेशन बिटवीन डेल्टा एक्स एंड डेल्टा लैम्डा, डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, डेल्टा लैम्डा क्या है, अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम बनेगा, डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा लैम्डा, यहाँ मॉड रखना है, तो नेगेटिव भी आएगा तभी मॉड रखना है, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, जो भी आएगा नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई। पूरा डेरिवेशन है, बट डेरिवेशन आपको रिक्वायर्ड नहीं है, कुछ नहीं करेंगे, यही फॉर्मूला लिखेंगे, इसको भी लैम्डा के रिस्पेक्ट में हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा लैम्डा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा लैम्डा, और आपका x की पावर -1 का डिफरेंस क्या होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर करके पूरा डिफरेंशिएट करेंगे, ये रिजल्ट आप याद रखिए, बात करेंगे डेल्टा एक्स डेल्टा लैम्डा लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4। इतने ही फॉर्मूले हैं किसके, हाइजेनबर्ग के, इतने से तुम्हारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। तो एक बार फॉर्मूले आप देख लो, मैं इसको मिटा देता हूँ, कॉर्नर में यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। टॉपिक फिर से मैं बता देता हूँ कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है बेटा, कि किसी भी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट का एक ही टाइम पर सही सही पोजीशन और सही सही मोमेंटम आप नहीं बता सकते, आप कुछ ना कुछ एरर जरूर करोगे, कुछ ना कुछ एरर जरूर करोगे। कोई भी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, अब चाहे वो कार मूव कर रही हो, चाहे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा हो, हाँ कार जब मूव कर रही है उसकी पोजीशन बताने में तुम एरर कम करोगे, वो निग्लेजिबल हो जाएगी क्योंकि बॉडी बड़ी भारी, ठीक है। लेकिन जो बहुत स्मॉल बॉडी होगी ना, उसमें देखना एरर बहुत खतरनाक आएगी, वो आप निगलेक्ट नहीं कर पाओगे। मैं प्रूव करके दिखाता हूँ, एक बड़ी बॉडी ले लूंगा जो चल रही है, जैसे कार चल रही है, ठीक है, एक छोटी बॉडी ले लूंगा जैसे इलेक्ट्रॉन चल रहा है, उसमें क्या फर्क आएगा, उनके कहाँ इग्नोर कर सकते हो अनसर्टेनिटी को, कहाँ इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। चलो इतनी बातें समझ में आ गई, अच्छे से सारे रिलेशन समझ में आ गए, ठीक है। चलो इसका क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। मैं क्या करता हूँ, एक तरफ पहले सारे आपके फॉर्मूले लिख देता हूँ, हाँ जो फॉर्मूला चार्ट है हाइजेनबर्ग का वो क्या है, पहला बताओ क्या है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m, बराबर ना। तीसरा क्या था बेटा, किस रिलेशन बताया था, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, और चौथा था डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा लैम्डा लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4। इसके क्वेश्चन जो ये लास्ट वाला बताया ना, इसके क्वेश्चन मोस्टली इसके और इसके क्वेश्चन मेंस और नीट लेवल तक आते नहीं, ठीक है, अभी तक तो नहीं आए हैं, बट बता सब दिया आपको। चलो स्टार्ट करें, चलो प्रूव करके अभी आपको बताता हूँ, ये चार से वो मिलेंगे ना। बात करते हैं बेटा कि मान लो हमने इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है, सबसे पहले एक बॉडी लिया, समझो पहला केस 1 बनाता हूँ, बहुत ध्यान समझिएगा, वहां इंटरेस्टिंग बात है आपको बताऊंगी। केस 1, इफ अ बॉडी having mass 10 raised to -31 किलोग्राम, ऑलमोस्ट इसका मतलब मैं इलेक्ट्रॉन लेके चल रहा हूँ, बराबर, ये ऐसा कुछ मास होता है ना इसी ऑर्डर का इलेक्ट्रॉन का। और ध्यान रखना इस वाले फॉर्मूले में जब मास रखना ना, तो मास आपको किलोग्राम में ही रखना है, या तो डी ब्रॉगली में मास किस पे रखते थे, किलोग्राम, यहाँ भी मास किस पे रहेगा हमेशा, किलोग्राम। चलो यानी एक बहुत ही हल्की बॉडी लिया मैंने, ठीक है। अब जरा इसमें हम क्या निकालते हैं, अनसर्टेनिटी। तो आप बताओ मास दिया है तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊं मैं, ये वाला मास है ना अपने पास, तो अनसर्टेनिटी निकालता हूं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m होगा ना बेटा, 4 पाई m। चलिए तो इसका मतलब h होगा 6.6 इंटू 10 रेज टू -34, 4 तो 4 और ये 3.142 और मास हो गया 10 रेज टू -31। बहुत गौर से देखो ना,
4 3 जा 12, 6 2 जा 12, हिसाब से काट लेंगे, ठीक है, यानी ऑलमोस्ट ये 2 टाइम्स जाएगा। समझ आ रहा है ना, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूँ, ठीक है। 4 3 जा 12 और 6 तो 6 2 जा 12 इतना कर ले रहा हूँ, 1/2 इसको ऊपर भेज देता हूँ। क्या ये 1/2 आया और ये 10 रेज़ टू -34 और ऊपर लेके 10 रेज़ टू +31 हो जाएगा। तो क्या आएगा बेटा 1/2 इंटू 10 रेज़ टू कितना -3 बराबर, इसका मतलब 0.5 इंटू 10 रेज़ टू -3, इसका मतलब 5 इंटू 10 रेज़ टू -4 बराबर। आप देखिए जब आपके बॉडी का मास क्या था 10 रेज़ टू -31 किलोग्राम, तो अनसर्टेनिटी इतनी आई बराबर। अब एक इससे भारी बॉडी ले लेता हूं, मान लो मेरे पास कोई बॉडी जिसका वेट 1 माइक्रोग्राम, ठीक है। केस 2, इफ अ बॉडी मास इज 1 माइक्रोग्राम, 1 माइक्रोग्राम का मतलब होता है 10 रेज़ टू -6 ग्राम, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं 10 रेज़ टू -9 किलोग्राम बराबर। तो आप खुद देखो क्या इस बॉडी के कंपैरिजन में ये बॉडी काफी भारी है बराबर ना, -31 था, ये -1 काफी भारी बॉडी है बराबर। तो इसका जरा अनसर्टेनिटी निकालते हैं जरा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल टू 6.6 इंटू 10 रेज़ टू -34 इक्वल टू लगा सॉल्व करेंगे, ठीक है बना दूंगा। क्या 4 पाई एम ना, 4 इंटू 3.142 और एम कितना 10 रेज़ टू -9, फिर इसको 2 टाइम्स में काट दूं, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 10 रेज़ टू -34 इंटू 10 रेज़ टू +9 कितना आएगा 25 -25। इसका मतलब क्या बेटा, इसको लिख सकता हूँ 0.5 इंटू 10 रेज़ टू -25 यानी 5 इंटू 10 रेज़ टू -26। अब जरा दोनों अनसर्टेनिटी को बहुत गौर से देखो, इसको देखो और इसको देखो, क्या ये वैल्यू बहुत छोटी नहीं आई है 10 रेज़ टू -26, यानी इतनी छोटी वैल्यू है कि इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यानी अगर बॉडी भारी है तो उसमें जो हम अनसर्टेनिटी का जो प्रोडक्ट आता है इतना कम आता है कि वो नेग्लेक्ट करने लायक होता है। लेकिन अगर बॉडी बहुत ही छोटी है, सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, इन सब में, तब आप उस अनसर्टेनिटी को नेग्लेक्ट नहीं करते। तो 10 रेज़ टू -4 और ये -26, बात समझ आ रहा है ना। अब कार चल रही है, एरोप्लेन चल रहा है, तो उसके लिए अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन भाग रहा है तो उसके लिए आप अनसर्टेनिटी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। बात समझ आ रहा है क्या। चलो अब न्यूमेरिकल्स करते हैं इस पे, आ रहा है ना, ऐसे न्यूमेरिकल करेंगे, मास वाला ज्यादा आता है। चलो पहले न्यूमेरिकल देख लेते हैं एक दो इस पे। हमसे बोला बेटा यहाँ पे पहला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझना, बोला कि बॉडी ऑफ मास, body of mass 10 रेज़ टू -27 किलोग्राम। जब तक किलोग्राम में दे रहा है तो ठीक है, ग्राम में देगा तो आप बिना किलोग्राम में कन्वर्ट किया आगे मत करना, ठीक है। किलोग्राम इज मूविंग विद सम वेलोसिटी, is moving with some velocity. If uncertainty in position, यानी डेल्टा एक्स दिया है 1 angstrom, अब डेल्टा एक्स का मतलब uncertainty in the position 1 angstrom, then calculate uncertainty in volume, अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम। इसका मतलब क्या, डेल्टा वी पूछ रहा है, यानी ये फॉर्मूला लगा दूं, खत्म हो गया क्वेश्चन। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। न्यूमेरिकल करते समय साइन चक्कर मत पड़ना, इक्वल टू करके सॉल्व करना, ठीक है। चलो क्या सारा दिमाग यही लगाने लगते हैं, ये गलत हो जाए, आप दिमाग में आपको न्यूमेरिकल सही होना चाहिए, साइन गलत हो जाए चलेगा, ठीक है। h अपॉन 4 पाई m, तो डेल्टा x इंटू डेल्टा v, डेल्टा x कितना दिया बेटे 1 angstrom, उसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 10 रेज़ टू -10 मीटर बराबर इंटू डेल्टा v इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10 रेज़ टू -34 अपॉन 4 पाई और m 4 पाई की वैल्यू रख देता हूँ
3.142 और मास कितना दिया है 10⁻⁻27। फिर इसको 2 टाइम्स में काट दूं, ठीक है, इसको चलने दो अभी। ये हो जाएगा 1/2 इंटू 10⁻⁻34 और क्या हो जाएगा 2 10⁻+27। कितना बचेगा बेटा 3 और 4 7 है ना। तो 1/2 इंटू 10⁻⁻7 पहले इधर इधर क्या है 10⁻⁻10 इंटू डेल्टा पी बराबर। अच्छा इधर 10⁻⁻10 -7 कैंसिल, इधर बचेगा -3, उधर जाएगा +3, ठीक है। ये हो जाएगा डेल्टा पी इक्वल टू 1/2 इंटू 10⁻3, इसका 0.5 इंटू 10⁻3, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 हो गया। समझा क्या? आ गया अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। सॉरी वॉल्यूम दिया क्या? सॉरी कुछ वेलोसिटी, वॉल्यूम का वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी, वॉल्यूम तो कहीं से नहीं है। बात समझ में आ रहा है? ये आ गया डेल्टा वी अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। ये पहला क्वेश्चन हुआ। क्या बेटा? प्लैंक कांस्टेंट बेटा, सुबह से पढ़ रहा कितनी बार, अब तो याद हो गया होगा ना एच का मतलब प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। अभी तो याद होना चाहिए बेटा ये। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। चलो देखो एक बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं अनसर्टेनिटी पे। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? इजी बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, इक्वल टू का साइन लगा के सॉल्व करने का। चलो अगला देखो, नेक्स्ट है अपने पास, बहुत ध्यान से समझना बेटा। क्वेश्चन दिया अपने को, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज ट्वाइस देन, uncertainty in position is twice than uncertainty in momentum. Uncertainty in momentum. Find uncertainty in velocity. Find uncertainty in velocity. और आपको बेटा यहाँ पे ऑप्शन बना के दिया है, पहला 1/m √h/π, ठीक है। दूसरा दिया 1/2m √h/π, ठीक है। तीसरा दिया 1/2m h/2π, और चौथा दे दिया आपको h/4π, ठीक है। ये आपको ऑप्शन दिए गए। क्वेश्चन क्या है आपका? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज, अच्छा, इज ट्वाइस देन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, यानी पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी मोमेंटम का डबल है। इसका मतलब क्या मैं लिख सकता हूँ क्या कि डेल्टा एक्स जो है वो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा पी है, बराबर। अच्छा डेल्टा पी को मैं क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा एक्स इंटू 2 इंटू एम इंटू डेल्टा पी, एम इंटू डेल्टा वी, मास इंटू वेलोसिटी कर सकता हूँ ना मोमेंटम को, मास इंटू वेलोसिटी। अच्छा अब यहाँ देखो इस क्या करता हूँ इसको एक, और हम क्या जानते हैं डेल्टा एक्स फॉर्मूला हम भी जानते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी क्या h/4πm भी होता है, h/4πm। तो एक बात बताओ, ये डेल्टा एक्स की वैल्यू ये आई उठा के यहाँ रखूं, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू ये उठा के यहाँ रखूंगा, तो 2 इंटू एम इंटू डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी बराबर इज इक्वल टू क्या h/4πm। अच्छा ये बताइए यहाँ से ये 2 है 2m और यहाँ पे क्या है आपका 4m। चलो पहले यहाँ पे डेल्टा वी और डेल्टा एक्स को एक साथ तक कर लेते हैं। डेल्टा एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? इसको उठा रखा डेल्टा एक्स 2m डेल्टा वी इंटू डेल्टा वी ना बेटा, इंटू डेल्टा वी, तो यहाँ पे हो जाएगा 2m ना इंटू डेल्टा वी का स्क्वायर इक्वल टू h/4πm, ठीक है।
सो बताओ यहाँ से अगर मैं डेल्टा वी का स्क्वायर निकालू तो कितना आएगा? h अपॉन 4 2 जा 8 और m स्क्वायर और क्या हो जाएगा 5, इतना आ गया। अब इसका रूट ले लो तो कितना आ जाएगा? डेल्टा वी इक्वल टू अंडर रूट h अपॉन 8 m स्क्वायर 5। अच्छा ये बताइए यहाँ पे, यहाँ से क्या, मैं बहुत ध्यान समझिएगा, ये 2 कम आ जाएगा, m बाहर आ सकता है और 2 बाहर आ जाए तो 1 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, h अपॉन 2 पाई बचेगा क्या अंदर? कौन सा ऑप्शन बन रहा है? सी वाला ऑप्शन बन रहा है। बात समझा? इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन का देखिए, बोला a golf ball has mass 100 gram and a speed of 100 meter per second। वेलोसिटी भी दे दिया, मास, ठीक है। if speed can be measured within accuracy of, if speed can be measured with accuracy of 2%, calculate uncertainty in position, calculate uncertainty in position। चलो पहले क्वेश्चन को समझो। एक गोल्फ बॉल है बेटा, इसका मास कितना है? 100 ग्राम। इसका मतलब इसको हम 0.1 किलोग्राम कर लेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय। स्पीड दिया 100 मीटर पर सेकंड, यानी वेलोसिटी है ये। और देखो बेटा क्या बोल रहा है, इसको अपन लोग रखेंगे डेल्टा वी की जगह। रीजन क्या क्या बोल रहा? इफ स्पीड कैन बी मेजर्ड विद एक्यूरेसी ऑफ 2%, यानी हमारे जो स्पीड की मेजरमेंट की एक्यूरेसी है कितना है? 2%। तो जो डेल्टा वी मैं निकालूंगा वो क्या होगा? जो भी वेलोसिटी है प्लस परसेंटेज चेंज, वेलोसिटी इनटू एक्यूरेसी। वेलोसिटी कितना दिया? 100 और 2% की एक्यूरेसी है तो 2 अपॉन 100, ये कट जाएगा, डेल्टा भी रखोगे 2 मीटर पर सेकंड। बस इतना ही काम करना था इस क्वेश्चन पहले, क्योंकि पूरा 100 नहीं रखोगे क्योंकि एक्यूरेसी कितनी है? 2%, यानी 100 में से 2% ही सही बता पा रहे हो आप। सही क्या है? 2 मीटर पर सेकंड। डेल्टा भी क्या हो जाएगा आपका? 2 मीटर पर सेकंड। अब खत्म हो गया। कैसे? आपको बताना है क्या? अनसर्टेन पोजीशन। मास पता है क्या? इसका मतलब डेल्टा x इंटू डेल्टा v बराबर इज इक्वल टू h अपॉन 4πm, बराबर इक्वल टू करके सॉल्व करेंगे। डेल्टा x को बताना है और ये शायद 2 आ गया है, इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 34 और ये 4 इंटू 3.142 और मास 0.1 बराबर। तो ये बेटा कट के 2 आ गया है। 0.1 को क्या है? 10 रेज़ टू माइनस 1 भी लिख सकता हूँ। 10 रेज़ टू माइनस 1 ऊपर ले जाओ तो 10 रेज़ टू प्लस 1, ये माइनस 33 हो जाएगा क्या? इसका मतलब 1/2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 33, ठीक है। और ये आ जाएगा क्या? 0.5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 33, यानी 5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 34 और ये है डेल्टा x इंटू 2, ठीक है। अब यहाँ से अपने क्या निकालना है? डेल्टा x। क्या कर दूं? 2 से डिवाइड, 5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 34 डिवाइड बाई 2, हो जाएगा 2 टू द 4 और 2.5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 34 या 25 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 35। समझ आ रहा है ना? इतना कर लेंगे, ये आ गया एक्यूरेसी। अब देखो एक बात बताओ, जब भी मास का क्वेश्चन हो रहा है क्या बार बार h/4π लिखना पड़ रहा है मुझे? तो क्या अगर मैं h/4π याद कर लूं तो क्वेश्चन और आसान हो जाएगा क्या? कि h/4π की वैल्यू क्या आती है बार बार, ठीक है। या तो 1/2 याद कर लो पूरा, या इसके साथ पूरा याद कर लो कि h/4π जो करें तो 0.53 0.5 1/2, ठीक है। एग्जैक्ट मैं कैलकुलेशन कर दिया, 0.53 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 34 h/4π होता है। तो अब बताओ यहाँ पे क्या करना है? केवल डिवाइड बाई n ही तो कर दो ना, क्वेश्चन सॉल्व आपका, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर आप h/4π याद रखोगे तो डेल्टा x इंटू डेल्टा v इक्वल टू 0.53 या 52 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 34 डिवाइड बाई m, खत्म, ठीक है। बस मास रखिए, आंसर ले लीजिए।
ठीक है, अगर आप इतना पार्ट भी याद रखते हैं या 1/2 भी याद रखो, तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाए। समझ में आ गया? तो ये था बेटा क्या, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उस पर क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, एक चीज और इन्होंने बताया था बेटा, कुछ बातें और इनकी सुन लो, कि क्या था कि नॉर्मली तो हम जानते हैं कि जो अनसर्टेनिटी होती है मेजरमेंट में, बहुत ध्यान समझना, कि हमने क्वेश्चन पूछा जब हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था, याद करो मैंने बताया था कि बताइए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं रह सकता, है ना, या बोलते हो ना न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर रहता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रॉब्लम इलेक्ट्रॉन को रहने में, क्यों नहीं रह सकता, उसको प्रूव करके बताता हूं कि व्हाई इलेक्ट्रॉन डू नॉट रिसाइड विद इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं हो सकता। चलो मानो ये न्यूक्लियस है बेटा, बराबर, ये न्यूक्लियस है, थोड़ी देर ये मान लो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में है, भाई पहले तो डालना ही पड़ेगा ना, है क्यों नहीं तो बाद में रिजल्ट आएगा सामने, तो थोड़ी देर मान लो है। अच्छा, न्यूक्लियस में अगर है तो न्यूक्लियस का याद करो, जो रेडियस होता है वो 1 फर्मी के ऑर्डर का होता है। 1 फर्मी का मतलब 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है। इसका मतलब बताओ, मैं न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताने में हद से हद कितनी गलती कर सकता हूं, उसके रेडियस के बराबर। ऐसे तो है ना कि न्यूक्लियस के बाहर खोजोगे, ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि न्यूक्लियस में ही इलेक्ट्रॉन है, तुम्हारी मैक्सिमम गलती क्या हो सकती है, जितनी रेडियस है उतनी ही गलती कर सकते हो ना पोजीशन में बताने में, उसके बाद नहीं ढूंढने जाओगे ना। जब मैं बता दिया मैंने न्यूक्लियस में ही डाल रखा है इलेक्ट्रॉन को, तो जो पोजीशन में गलती मैक्सिमम कर सकते हो कितना, रेडियस के बराबर। तो एक बात बताओ, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी बराबर इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। तो चलो थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लेके सॉल्व करेंगे बेटा। डेल्टा एक्स कितनी गलती करोगे, हद से हद 10⁻⁻15, रेडियस से बाहर नहीं निकल जाओ। आपको पता है कि इतने में ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तुम्हारी मैक्सिमम गलती कितना, उसके रेडियस के बराबर ही होगी, ठीक है, इनटू डेल्टा वी इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 4 इंटू 3.142, और मास इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻⁻31 बराबर, ठीक है। तो चलो जरा देखो, 10⁻⁻15 इंटू डेल्टा वी, इसको कट कर दूं 1/2। अच्छा, इसको थोड़ी देर के लिए 10 मान लो, चलेगा ना, इसको 10 मान लो, तो ये -30 होगा क्या, ऊपर जाएगा +30 होगा क्या, तो 1/2 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 10⁻+30 चलेगा। इसको हमने अप्रोक्सीमेशन लेके 10 मानते हैं, थोड़ा जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलो 1/2 इंटू 10⁻⁻4 आएगा क्या, और इधर क्या 10⁻⁻15 आया है क्या, -4 इधर का कैंसिल, इधर कितना बचेगा, -11, उधर जाएगा क्या, +11 हो जाएगा क्या, यानी डेल्टा वी क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू 10⁻+11 यानी 0.5 इंटू 10⁻11, तो 5 इंटू 10⁻10, और वेलोसिटी क्या आएगी, मीटर पर सेकंड, यही आएगी ना। तो आप बताओ इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी न्यूक्लियस में कितनी आई, 5 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकंड। क्या दुनिया में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बना है क्या जो लाइट से तेज चल जाए, इसकी वेलोसिटी देखो, लाइट से तेज आ रही है, ऐसा पॉसिबल है क्या, इम्पॉसिबल है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं कर सकता। बात समझा ना, क्योंकि अगर न्यूक्लियस के अंदर उसकी वेलोसिटी देख रहे हैं, लाइट को भी क्रॉस कर जा रहा है, और कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट की वेलोसिटी से तेज नहीं चल सकता, इसीलिए ये बात गलत है, इतनी वेलोसिटी, और ये भी वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी में गलती आई, तुमने कितने किया, बात समझ आ रहा क्या, पहली बार इतनी तेज कोई चल ही नहीं पाएगा, इतनी गलती कैसे होगी, बात समझ आ रहा, लाइट से तेज कुछ नहीं, कोई नहीं चल सकता, और ये लाइट से तेज इलेक्ट्रॉन चल रहा है, इसलिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है। बात समझ में आ रहा है क्या, चलिए अगली बात सुन लो, ये जो बेटा जो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का जो यूनिट का जो प्रोडक्ट आता है ना, यूनिट का प्रोडक्ट ये आता है जूल सेकेंड, जूल सेकेंड, यानी मोमेंटम और पोजीशन की यूनिट का जो प्रोडक्ट कितना आता है, जूल सेकेंड। और कोई भी दो क्वांटिटी की अगर यूनिट का प्रोडक्ट जूल सेकेंड आता है, तो दोनों क्वांटिटी आपस में कैनोनिकली कॉन्जुगेट क्वांटिटी कहलाती है, ठीक है, कैनोनिकली कॉन्जुगेट क्वांटिटी, यानी अगर किसी भी दो क्वांटिटी के यूनिट का प्रोडक्ट क्या आ जाए, जूल सेकंड, तो दोनों क्वांटिटी आपस में क्या कहलाएंगी, कैनोनिकली कॉन्जुगेट क्वांटिटी। जैसे एक तो ये हो गया। अच्छा बताओ एनर्जी इनटू टाइम करो, एनर्जी की यूनिट
जूल, टाइम यूनिट सेकंड, क्या जूल सेकंड आया क्या? तो एनर्जी और टाइम भी आपस में कैनोनिकली कॉन्जुगेट क्वांटिटी। किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी का अगर यूनिट का प्रोडक्ट क्या आ जाए, जूल सेकंड, उसे क्या बोलते हैं? कैनोनिकली कॉन्जुगेट क्वांटिटी। बात समझ में आ रहा है क्या? तो अपने को पता है कि नॉर्मल जो था कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एच अपॉन, जो गलती आप करोगे पोजीशन या मोमेंटम को मेजर करने में, वो या तो एच अपॉन 4 पाई के बराबर है या उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा गलती करोगे। बट एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि जो ये अनसर्टेनिटी आती है ना, ये एच अपॉन 4 पाई क्या एच अपॉन 2 पाई से भी ज्यादा होती है, और देखा गया जब आगे तो ये एच से भी ज्यादा थी। ठीक है, जो अनसर्टेनिटी आती है वो ऐसी है, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, क्वेश्चन तुम्हारे सारे यहाँ से होंगे, बट एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया एच अपॉन 4 पाई क्या एच अपॉन 2 पाई से भी बड़ी गलती करते हो, और एच अपॉन 2 पाई क्या एच से भी बड़ी गलती करते हो मेजरमेंट करने में। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली आया है, और सारे क्वेश्चन तो आपके यहीं से होंगे जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया। अच्छा, समझ में आया? ये हो गया हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, समझ में आ गया अच्छे से? अब अगला टॉपिक है बेटा ऑर्बिटल्स। पहले ऑर्बिटल लिखा देते हैं, फिर क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे। चैप्टर अब चीजें आसानी की तरफ जा रही हैं, ऑर्बिटल फटाफट समझ लेंगे, क्वांटम नंबर सिंपल सा टॉपिक है, जो भी जितने तरह क्वेश्चन आएंगे डिस्कस कर लेंगे। क्वांटम नंबर बड़ा फेवरेट टॉपिक होता है एंट्रेंस का, आसान होता है और पूछते हैं क्वांटम नंबर्स के। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के 3 रूल पढ़ना है, बाउ प्रिंसिपल, हर्ट्ज रूल और पाउलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, चैप्टर खत्म। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में सारे चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे। चलो, तो अगला पढ़ते बेटा ऑर्बिटल्स। आराम से देखना, जितनी बातें बताऊंगा उतना याद कर लोगे, क्वेश्चन ऑर्बिटल्स का छूटेगा नहीं। कोई न्यूमेरिकल नहीं है, केवल थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा सा समझा के याद करो। देखो, यहाँ से कोई न्यूमेरिकल नहीं है तो टेंशन तुमको है। देखो, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं बेटा? द प्लेस अराउंड न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑर्बिटल। यानी न्यूक्लियस के बाहर का बेटा वो एरिया जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, उसे क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल्स। ठीक है, द प्लेस अराउंड न्यूक्लियस, around nucleus where probability of finding the electron is maximum। जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बेटा सबसे ज्यादा होगी, वही प्लेस क्या कहलाएगा? ऑर्बिटल्स कहलाएगा। अब अपने पास बेटा 4 तरह के ऑर्बिटल होते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, 4 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। अपने पास 4 तरह के ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से बेटा? एस ऑर्बिटल स्मॉल लेटर में होता है, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। एफ अपने को पढ़ना ही नहीं है, एफ ऑर्बिटल बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और अपने सिलेबस के बाहर भी है एफ ऑर्बिटल। ठीक है, चलिए एस पी डी और एफ, अपने को एस पी डी पे ही फोकस करना है जितने क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एस ऑर्बिटल। जितनी बातें बताएं आराम सुनिए। पहला है बेटा एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल। एस का मतलब होता है, ये निकल के आया है वर्ड शार्प। ठीक है, अब देखो एस ऑर्बिटल का शेप पहले याद करोगे, स्फेरिकल। ठीक है, बहुत ध्यान सुनना मेरा। द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल स्फेरिकल, ये बेटा स्फेरिकल होता है। कुछ पॉइंट रखना, जैसे मान लो, बहुत ध्यान समझना, ये एस ऑर्बिटल है, मान लीजिए ऐसा कुछ, ये एस ऑर्बिटल का सेंटर होगा। द सेंटर ऑफ एस ऑर्बिटल इज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। बहुत ध्यान समझना, मान लो जैसे ये एटम के न्यूक्लियस, ये एटम का न्यूक्लियस है, जो एस ऑर्बिटल बनाऊंगा ना, उसका जो सेंटर होगा वो न्यूक्लियस के सेंटर के सामने ही होगा। बात समझिएगा, मतलब ये एटम, ये क्या न्यूक्लियस है, और जब मैं एस ऑर्बिटल बनाऊंगा जो उसका जो न्यूक्लियस होगा उसी न्यूक्लियस के साथ कोइंसाइड करेगा। यानी एस ऑर्बिटल का सेंटर और एटम का सेंटर बोले तो न्यूक्लियस कोइंसाइड करते हैं एक दूसरे पे, एक दूसरे के, दोनों का सेंटर एक दूसरे के सामने ही रहेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? मान लो एटम का सेंटर है ये, और ये एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल का सेंटर और एटम का सेंटर क्या होगा? एक दूसरे पे कोइंसाइड करेगा। तो अगला पॉइंट लिख रहा हूं, द सेंटर ऑफ एस ऑर्बिटल
एंड द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, एंड ये हर ऑर्बिटल ले सकते हैं, ऐसा नहीं केवल एस के लिए, कोई भी दुनिया का ऑर्बिटल होगा उस ऑर्बिटल का सेंटर और न्यूक्लियस का सेंटर क्या होगा, एक दूसरे पे कोइंसाइड ही करेगा, ठीक है। द सेंटर ऑफ एस ऑर्बिटल एंड द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस कोइंसाइड विद ईच अदर, कोइंसाइड विद ईच अदर। और बेटा जो एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होने की वजह से, अगर मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन बताऊं ना, तो चारों डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी, जो डॉट बना रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, हर तरफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं किसी भी एक्सिस के लिए, इसीलिए एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन जैसे जैसे हम एस ऑर्बिटल के सेंटर से दूर चलते हैं, मान लो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, 3 पॉइंट है। as we move away from the center of s orbital, as we move away from the center of s orbital, the probability of finding the electrons decreases, मतलब सबसे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना कहां पे होगी, ए पे, उससे कम बी पे, उससे कम सी पे। बात समझा क्या? यानी as we move away from center of s orbital, या सेंटर ऑफ न्यूक्लियस भी लिख सकते हो आप, तो दोनों का सेंटर एक ही तो है, s orbital, probability of finding the electrons decreases, probability of finding the electrons decreases, मतलब अगर मैं इस 3 पॉइंट की बात करूं तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कहां होगी, ए पे, फिर बी पे, फिर सी पे। ये पॉइंट समझ में आया? अगला पॉइंट सुनो, वो सारे पॉइंट जो s ऑर्बिटल की सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे होंगे, वहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होगा। अब समझो, मान लो मैं ये बी पॉइंट की बात करूं, ये उतना ही रेडियस ले रहा हूं, मान लो जितना बी की बात कर रहा है, ये ठीक है, जहां ये, इससे अगर ये कुछ ऐसा, ठीक है, द पॉइंट्स व्हिच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एस ऑर्बिटल हैविंग इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स, वो पॉइंट्स जो, जैसे मान लो ये बी है, मैं इसको कर दूं डी, ये कर दूं ई, ये कर दूं एफ, ये कर दूं जी, ये सारे पॉइंट क्या एस ऑर्बिटल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो अगर इक्वल डिस्टेंस पे होंगे तो जितना बी में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, प्रोबेबिलिटी उतना डी में भी होगा, उतना ई में, इसीलिए तो सिर्फ स्फेरिकल हो जाता है। बात समझ में? यही वजह है कि एस ऑर्बिटल का सिर्फ स्फेरिकल क्यों होता है, क्योंकि सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे चलने पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स हर डायरेक्शन में क्या होता है, इक्वल, इसलिए इसका शेप क्या होता है, स्फेरिकल, ठीक है। और यही वजह है कि किसी भी डायरेक्शन में, चाहे तुम किसी भी डायरेक्शन में चलो, इक्वल डिस्टेंस चलने पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, इक्वल, इसलिए एस ऑर्बिटल होता है नॉन डायरेक्शनल। कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल, यानी इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, इस तरफ चलोगे तुमको ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इधर कम। तुम सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे तुम कहीं भी जाओ, तुमको इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना एकदम इक्वल ही मिलेगी, इसीलिए एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता है, जबकि पी डी एफ ऑर्बिटल सब डायरेक्शनल होंगे, वहां हर जगह इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। पी में इलेक्ट्रॉन हमेशा एक्सिस पे मिलते हैं, लोब पे मिलते हैं, या तो एक्स एक्सिस पर पी इलेक्ट्रॉन मिलेगा, या वाई एक्सिस मिलेगा, जेड एक्सिस मिलेगा, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या, चाहे एक्स लो, वाई लो, जेड लो, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे चलोगे तो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी। ऐसा नहीं है एक्स एक्सिस पे तुम चले तो अलग प्रोबेबिलिटी है, वाई एक्सिस पे कम इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, किधर भी चलो सेंट्रल से इक्वी डिस्टेंस चलने पर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इक्वल होगी, वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेंगे। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एस ऑर्बिटल्स आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। कोई पूछे कि भाई एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल क्यों होता है, तो आप उसका आंसर क्या करोगे कि एस ऑर्बिटल से सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे किसी भी डायरेक्शन में चलने पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होता है, इसीलिए वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, इसीलिए एस ऑर्बिटल कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल। अब मान लो ये फर्स्ट सेल का एस ऑर्बिटल, इसको 1s बोलेंगे, सेकंड सेल के एस ऑर्बिटल को क्या बोलेंगे, 2s, थर्ड सेल में जो एस ऑर्बिटल को क्या बोलेंगे, s। तो भाई एस ऑर्बिटल तो स्फेरिकल ही होगा, बट 1s का साइज थोड़ा छोटा होगा, 2s का साइज बड़ा होगा, 3s का और बड़ा, बस इतना ही अंतर होगा, बस होंगे सारे स्फेरिकल ही, बट फर्स्ट सेल में जो एस ऑर्बिटल होगा उसका साइज क्या होगा, छोटा, सेकंड वाले का और बड़ा, थर्ड वाले का। समझ में आ गया? तो ये हो गया एस ऑर्बिटल। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, समझ में आया? अब पी पे चल लें। अगला बेटा ऑर्बिटल अपने पास पी ऑर्बिटल। यहां जैसे तुमको बताऊंगा ना वो ट्रिक याद करना, क्योंकि यहां पे तुमसे क्या पूछेंगे कि बताओ नोडल प्लेन कौन सा होता है, ठीक है, नोडल प्लेन, बता रहा हूं क्या होता है नोडल प्लेन। यही सब क्वेश्चन एंट्रेंस में ही पूछते हैं कि पीएक्स का नोडल प्लेन बताइए, कि पीएक्स ऑर्बिटल का नोडल प्लेन क्या होता है।
पी वाई ऑर्बिटल का नोडल प्लेन क्या होता है, पी जेड ऑर्बिटल का नोडल प्लेन क्या होता है, तो समझा रहा हूँ क्या होता है, जरा सुन, एकदम ट्रिक बता दूंगा, वैसे ही दिमाग लगाओगे याद हो जाएगा। पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल देखो, पी का जो मतलब कहां से लाया गया, पी मतलब होता है प्रिंसिपल, यहां से आया पी का मतलब। देखो जो पी ऑर्बिटल होते हैं ना, शेप इसका होता है डंबल से, ठीक है, डंबल से होता है, यानी कुछ ऐसा, देखो बहुत ध्यान से, कुछ इस तरह का होता है पी ऑर्बिटल डंबल से, और ये जो होती है इसकी एक्सिस होती है। अब ये डंबल हो सकता है एक्स एक्सिस पे पड़ा मिले, या डंबल ये वाई एक्सिस पे पड़ा मिले, या जेड एक्सिस पे पड़ा मिले, इसलिए पी ऑर्बिटल तीन होते हैं, पी एक्स वाई, पी वाई और पी जेड। बात समझा ना? ये आपका क्या है, एक्सिस, ये क्या है, एक्सिस, यानी जो डंबल होगा ना बेटा ये एक्सिस पे ही मिलेगा, या तो ये एक्स एक्सिस पे मिलेगा, तो अगर एक्स एक्सिस पे डंबल लेटा हुआ है तो उस पी ऑर्बिटल का नाम पी एक्स ऑर्बिटल, वाई एक्सिस पे डंबल है तो पी वाई, और जेड पे है तो पी जेड, इसीलिए पी ऑर्बिटल तीन तरह के होते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? अब देखो यहाँ पे इसको बोलते हैं लोब्स, इसको क्या बोलते हैं, लोब्स, और लोब्स के ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो डॉटेड से बना रहा हूं ये मच्छर नहीं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये सब इलेक्ट्रॉन्स बराबर। तो आप बताओ जो प्रोबेबिलिटी, अच्छा लोब मेरा है कहां पे, एक्सिस पे, तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि पी ऑर्बिटल पे एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि लोब एक्सिस पे ही मिलेगा, या तो एक्स पे, या तो वाई पे, या तो जेड पे, तो इसका मतलब तुम और कहीं देखोगे ही नहीं, यानी या तो एक्स एक्सिस पे ढूंढोगे, या तो वाई एक्सिस पे, या जेड एक्सिस पे। क्या हुआ, क्या पी ऑर्बिटल डायरेक्शनल नेचर का, ऐसा नहीं कहीं भी इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, केवल कहां मिल रहा है, एक्सिस पे, इसीलिए जो पी ऑर्बिटल होता है वो डायरेक्शनल होता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन केवल कहां मिलते हैं, एक्सिस पे, एक्सिस पे ही क्या होती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, और यही वजह होती है कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी केवल एक्सिस पे होती है, या तो एक्स, या तो वाई, या तो जेड, इसीलिए पी ऑर्बिटल डायरेक्शनल नेचर का होता है। एस क्या था, नॉन डायरेक्शनल, समझा? चलिए आगे बात करते हैं, व्हाट इज नोडल प्लेन, ये समझना अपने को, नोडल प्लेन क्या होता है। देखो कोई ये है पी ऑर्बिटल का सेंटर, और ध्यान रखना पी ऑर्बिटल का जो सेंटर है वही न्यूक्लियस का भी सेंटर होगा, जैसे एस का सेंटर न्यूक्लियस साथ कोइंसाइड किया था, वैसे पी ऑर्बिटल का भी सेंटर क्या होगा, न्यूक्लियस साथ कोइंसाइड करेगा। पॉइंट बोल रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं। अब चलिए आगे सब नोट्स में लिखा हुआ है। आगे बात की नोडल प्लेन क्या होता है बेटा, नोडल प्लेन वो प्लेन होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम होती है। नोड्स का मतलब ये केमिस्ट्री में समझ लो, नोड का मतलब वहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो संभावना है सबसे कम, ठीक है, उसको नोड्स बोलते हैं, ठीक है। तो नोडल प्लेन क्या होता है बहुत ध्यान समझिएगा, और हर ऑर्बिटल का आपको नोडल प्लेन ही पूछता है एग्जाम में, कि पीएक्स ऑर्बिटल का नोडल प्लेन का नाम बताओ, ठीक है। नोडल प्लेन, द प्लेन वेयर probability of finding the electrons, probability of finding the electrons, finding the electron are minimum, बहुत कम चांस है इलेक्ट्रॉन मिलने की, उसे क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन। और नोडल प्लेन पता कैसे करते हैं, देखो बहुत ध्यान से, कोई ऐसा प्लेन बेटा जो सेंटर से पास हो और एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, वो नोडल प्लेन कहलाता है। ऐसा प्लेन जो सेंटर से पास हो और एक्सिस के परपेंडिकुलर, मतलब कुछ ऐसा समझो बेटा, जिसे मान लो ये एक डंबल ये है, एक डंबल ये, ठीक है। अब नोडल प्लेन का मतलब बेटे, नोडल प्लेन का मतलब समझो ये प्लेन, ये समझो ये पी ऑर्बिटल है, और एक लोब इधर, एक लोब इधर, ऐसा प्लेन जो सेंटर से पास हो, क्या सेंटर से प्लेन पास हुआ है क्या, और क्या एक्सिस के परपेंडिकुलर है, दिस इज कॉल्ड नोडल प्लेन, समझा? ठीक है, तो क्या होता है बेटा, ऐसा प्लेन जो एक्सिस से पास हो और सॉरी सेंटर से पास हो और एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, उसे क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन। ये तो हो गई डेफिनेशन, ये तो हो गई डेफिनेशन नोडल प्लेन। कोई पूछे व्हाट इज नोडल प्लेन, the plane where probability of finding the electron is minimum is called nodal plane। चलो अब मैं सबके नोडल प्लेन याद करने का आपको ट्रिक बताऊंगा आपको, पहले ये दो तीन बात समझा क्या, बताइए पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डंबल, ये डंबल होते कहाँ है, एक्सिस, तो जो भी पी ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ ज्यादा होगी, एक्सिस पे, या तो डंबल एक्स एक्सिस पे होगा, या तो वाई या जेड, इसमें पी ऑर्बिटल तीन तरह के होते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। बात समझा? तो अब तीनों को एक एक करके पढ़ाता हूँ। पहला पी एक्स ऑर्बिटल, और सबके नोडल प्लेन और नोडल एक्सिस बताओ। अच्छा कोई पूछे नोडल एक्सिस क्या होती है, तो वो एक्सिस जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम होगी उसे क्या बोलेंगे, नोडल एक्सिस या नोडल लाइन, ठीक है। चलो पहला ऑर्बिटल बेटा आपका पी एक्स ऑर्बिटल, पी एक्स ऑर्बिटल, तो देखो
मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। एक्स पे मैंने बना लिया, ये एक्स है, ये वाई है, और मान लो ये जेड है। ये पी एक्स का डायग्राम हो गया। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है, क्या वो वहां मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स होगा? ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे क्या होगा? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, बराबर ना? फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। चलो अच्छा, ये क्या बताओ, क्या इस समय वाई एक्सिस पे लोब है? नहीं। जेड एक्सिस पे लोब है? क्या वाई एंड जेड एक्सिस इज कॉल्ड नोडल एक्सिस? वहां कहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा? ऑर्बिटल तो लेटा हुआ है एक्स एक्सिस पे। बात समझा? इसका मतलब इस समय पीएक्स ऑर्बिटल में जो आपका वाई एक्सिस है, बहुत ध्यान समझना, वाई एक्सिस और जो आपका जेड एक्सिस है, दिस इज कॉल्ड नोडल एक्सिस। इसको क्या बोलेंगे? नोडल एक्सिस। अब किसी दोनों को मिला तो नोडल प्लेन, यानी वाई जेड प्लेन इज द नोडल प्लेन। बस वो खत्म हो गया क्वेश्चन कि नोडल प्लेन क्या होगा। तो पीएक्स का नोडल प्लेन क्या होगा? वाई जेड। जो एक्सिस छूट गई उन्हीं दोनों को मिलाकर प्लेन बना दो, वो नोडल प्लेन होगा। भाई एक्स पे था ऑर्बिटल, वाई और जेड एक्सिस छूट गई, तो वाई और जेड एक्सिस क्या है? नोडल एक्सिस। दोनों को मिलाकर जो प्लेन तैयार होगा वाई जेड प्लेन, वो क्या होगा? नोडल प्लेन। यानी जो भी, अब देखो मैं पी वाई का पूछूंगा तो कौन सा एक्सिस छूट गई? एक्स और जेड, एक्स जेड नोडल प्लेन। पी जेड ऑर्बिटल, एक्स वाई या वाई एक्स, आपका नोडल प्लेन। कितना आसान हो गया आपका, बात समझा क्या? तो ये हो गया आपका पीएक्स ऑर्बिटल। सिर्फ आपको नोडल प्लेन, वो नोडल एक्सिस भी बहुत कम पूछते हैं, नोडल प्लेन ही सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है कि हर ऑर्बिटल का नोडल प्लेन क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं पी वाई ऑर्बिटल बेटा यहां बनाऊं, हाँ बोलो किसका सेकंड। आजकल लोग पापा के नाम से ही सेव करते हैं। ठीक है, पी वाई ऑर्बिटल, देखो पी वाई ऑर्बिटल ना, पापा से बात में कितना दुखी आ रहा है, दो सीधा अच्छा है। पी वाई ऑर्बिटल देखो। अच्छा बेटा बताओ, ये तो मेरी मर्जी है ना, मैं किसी ऑर्बिटल को वाई मान लूं, किसी को एक्स, किसी को जेड, टेंशन क्या? अब इसी को वाई मान लूं तो क्या होगा? क्या अब ये पी वाई ऑर्बिटल हो गया कि नहीं? बराबर ना? अरे भाई एक्स वाई जेड 90 डिग्री होते हैं, किसी को कुछ भी मानो, क्या दिक्कत है? ठीक है, एक बात बताओ बेटा, पी वाई ऑर्बिटल में क्या जो ये वाई एक्सिस है, क्या यहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स होगा? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा बेटा बात करो प्लीज। अच्छा बताओ बेटा, वाई एक्सिस पे अपना ऑर्बिटल है, बराबर? कौन कौन से एक्सिस पे ऑर्बिटल इस समय नहीं है? एक्स और जेड, यानी एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस क्या नोडल एक्सिस हो गई? इसका मतलब जो एक्स एक्सिस हो गई और जो जेड एक्सिस हो गई, ये क्या नोडल एक्सिस हो गई? क्योंकि यहाँ तो लोब है ही नहीं, इन दोनों को मिलाकर प्लेन बनाओ, एक्स जेड प्लेन, क्या हो गया? नोडल प्लेन हो गया। समझ में आ रहा है क्या? तीसरा है बेटा आपका पी जेड ऑर्बिटल। पी जेड ऑर्बिटल, ठीक है, ये हो गया पी जेड ऑर्बिटल। तो क्यों परेशान कर इसको? ठीक है, अच्छा बता बेटा, पी जेड में जो जेड एक्सिस है, जिनका नहीं होता ना उनको बहुत खलता है, सच्चाई यही है। ठीक है, तुम्हारी चल रही है। ठीक है, जेड एक्सिस क्या होगा? जेड एक्सिस पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। अच्छा बेटा, क्योंकि जेड पे ही लोब है, अब लोग कहां कहां नहीं है जेड पे रहे, तो वाई एक्सिस पे कुछ भी नहीं दिख रहा है और एक एक्स एक्सिस पे कुछ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या, ये नोडल एक्सिस हो गई? नोडल एक्सिस नहीं भी याद रहे चलेगा, आपको नोडल प्लेन याद करना है। ठीक है, तो आपका एक्स वाई प्लेन या वाई एक्स प्लेन कुछ भी दिखो, क्या होगा? नोडल प्लेन। बताओ, इसको समझ में आ गया पी ऑर्बिटल? ठीक है, अब आते हैं डी ऑर्बिटल। अब देखो बेटा, डी ऑर्बिटल होते हैं 5 तरह के। ठीक है, अब
आराम से सुनो, डी ऑर्बिटल के बारे में समझना, यहाँ थोड़ा सा तकलीफ है। डी ऑर्बिटल, डी कम्स फ्रॉम डिफ्यूज्ड, ठीक है। देखो डी ऑर्बिटल क्या होता है बेटा, अगर इसका मैं अगर आपसे बोलूं कि भाई इसका शेप पहले बताओ, तो डंबल था, ये होता है डबल डंबल, मतलब कुछ इस प्रकार का होता है डी ऑर्बिटल, इस प्रकार से डबल डंबल होता है। बात समझा क्या? ठीक है। अब देखो ये 5 तरह के होते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, टाइप्स के 5 होते हैं। कौन कौन से, आराम से देखिएगा। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये होते हैं 5 ओरिएंटेशन डी ऑर्बिटल। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, ये दोनों जो होते हैं ना बेटा, ये होते हैं प्लेनर ऑर्बिटल, यानी ये एक्सिस पे नहीं होते, ये प्लेन में होते हैं। मतलब मैं बता रहा हूँ, चलो पहला स्टार्ट करता हूँ। डी एक्स वाई, तो आप इसको एक्सिस पर समझना, एक्स वाई प्लेन में होगा, मतलब समझोगे। और ध्यान, मान लो बेटा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो आप एक्सिस मत बना देना इसको। ये क्या होता है, एक्सिस पे नहीं होते, ये क्या होते हैं, एक्स वाई प्लेन में होते हैं और 45 डिग्री एंगल पे होते हैं। ये 90 है, यहां से 45 निकालो, देखो ये है डी एक्स वाई। बात समझ, क्या है डी एक्स वाई। एक्स वाई एक्सिस तो नहीं है, एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में है। अच्छा, जहां लोब्स होगा वही इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो बताओ क्या एक्स वाई एक्सिस मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स है, एक्स वाई प्लेन? एक्स वाई एक्सिस तो है ही नहीं, सारा सारा प्लेन में बैठा हुआ है 45 डिग्री, ठीक है। यानी यहाँ पे जो एक्स वाई प्लेन है, क्या वहां पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स होगा, ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स। चलिए साहब, अब देखो इसका नोडल प्लेन तैयार करना है। एक बात बताओ, एक्स वाई प्लेन में सब कुछ है, इसका मतलब यहाँ जेड एक्सिस कुछ है ही नहीं, जेड पे कुछ नहीं है ना। एक्स वाई एक्स बनाया, वाई बनाया, और एक्स वाई प्लेन में ऑर्बिटल जेड एक्सिस क्या है, कहीं पीछे जाके रही होगी वो। तो इसका मतलब यहाँ पे जो जेड एक्सिस है वो क्या नोडल एक्सिस है क्या? भाई एक्स वाई लिखा है, जेड मिसिंग, सो जेड क्या हो गया, नोडल एक्सिस। आप कहानी सुनो, जेड का इसके साथ एक पेयर बनाओ, एक्स जेड, जेड का इसके साथ एक पेयर बनाओ, वाई जेड, ये हुए 2 नोडल। रखते रह जाओ, जो ट्रिक बता रहा हूं याद करो, ठीक है। भाई एक्स वाई प्लेन है, इसका जेड एक्सिस खाली पड़ी हुई है, जेड एक्सिस क्या हुआ, नोडल एक्सिस। एक्स वाई लिखा तो क्या नहीं लिखा, जेड, तो बस जेड का एक्स के साथ एक पेयर, जेड एक्स जेड वाई, ये क्या हुआ आपका नोडल प्लेन खत्म। याद हो गया, दोनों नोडल प्लेन आराम से, ठीक है। अच्छा, अगर दूसरा बहुत ध्यान समझिए, डी आपका क्या, वाई जेड, यही कर दो कहानी खत्म क्या, डी वाई जेड, डी वाई। अब इसी को मैं चेंज कर देता ना, चलो यही खत्म करता हूं। अब इसको पहला समझ गए, पहला बेटा वाई जेड, साहब इसको वाई कर दिया, इसको जेड, मैं तो कर सकता हूँ ना वाई और जेड। हाँ समझ में आ रहा? तो क्या वाई जेड जो प्लेन होगा, वाई जेड प्लेन, क्या मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा वाई जेड बना दिया, छूट क्या गया एक्स, अब एक्स के साथ वाई, एक्स के साथ जेड, नोडल प्लेन, ठीक है। यानी एक्स वाई और एक्स जेड नोडल प्लेन। याद हो रहा है आराम से? एक्स, बात समझा ना, एक्स बिना लिखे नहीं जाना। चलो आगे, अब बात करते हैं एक्स जेड का, ठीक है। एक्स लिखो सर, हमें याद आती है एक्स जेड, ठीक है। इधर देखिए एक्स जेड, यानी इसको मैं एक्स कर दूं, इसको जेड रहने दूं, इसका मतलब क्या, अब एक्स जेड प्लेन क्या होगा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, एक्स जेड लिख दिया, छूट क्या गया वाई, वाई एक्स नोडल एक्स, वाई का इसके साथ पेयर एक्स वाई और वाई जेड, खत्म नोडल प्लेन। इन तीनों कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया? अब ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई, आसान है बिल्कुल याद करना ना, ठीक है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये पहले है जहां पे जो लोब्स होते हैं ना वो एक्सिस पे होते हैं, यानी ये एक्सियल डी ऑर्बिटल है, तो एक्सिस पे ही होंगे, मतलब कहने का। मान लो बेटा ये एक्स और ये वाई, यहाँ पे कुछ ऐसा होगा। अभी तक सब कहाँ थे, प्लेन में थे। ये पहला ऑर्बिटल जो कहाँ पे है, एक्सिस पे, तो एक्स वाई एक्सिस पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स होगा। ध्यान रखना, यहाँ पे आप नोडल प्लेन नहीं बता पाओगे कि नोडल प्लेन क्या होगा, ऐसा मत बोल देना सर जेड खाली है एक्स वाई और ये आपका जेड एक्स हो गया नोडल प्लेन, नहीं,
यहाँ का जो नोडल प्लेन है, यहाँ सीधे तुमसे एंगल पूछेगा कि यहाँ के नोडल प्लेन का एंगल कितने डिग्री पे होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ दो ही नोडल प्लेन पाए जाते हैं और 45 डिग्री पे। एक नोडल प्लेन यहाँ पाया जाएगा, एक यहाँ, उसका नाम कोई नहीं आज तक बता पाया है। उसकी इक्वेशन बताई गई है कि dx² - y² के नोडल प्लेन की इक्वेशन होती है x + y = 0, x - y = 0। ये नोडल प्लेन की इक्वेशन है, dx² - y²। नाम नहीं कोई बताया अभी तक क्या है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो dx² तुम्हारे लेवल पे क्या चीज है तो बता रहा हूँ। ऑर्बिटल कहाँ होता है, एक्सिस पे। यहाँ पे दो नोडल प्लेन होते हैं, कहाँ पे, कितने डिग्री पे, 45। एंगल बाइसेक्टर निकालो इसका, ये ऐसे है, इसका 45 यही आएगा ना, बात समझा ना। तो यहाँ पे दो नोडल प्लेन होते हैं और यहाँ एंगल ही पूछते हैं कि x² - y² नोडल प्लेन किस एंगल पे मिलते हैं। 45 डिग्री पर कितने नोडल प्लेन, दो नोडल प्लेन। यहाँ पे बस आपको इतना याद रखना है, टू नोडल प्लेन एट 45 डिग्री, खत्म बात, 45 डिग्री, ठीक है। और लोब्स कहाँ होते हैं, एक्सिस पे होते हैं। अगला है अपने पास लास्ट dz², ठीक है। अगला है अपना लास्ट क्या है, dz²। चलिए dz² क्या होगा, बहुत ध्यान समझिएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये z एक्सिस हो गई, यहाँ पे ये जो लोब होता है पहला वाला है, लोब प्रेजेंट होता है किस पे, z एक्सिस पे, यानी लोब्स प्रेजेंट एट z एक्सिस। और बेटा यहाँ पे दो रिंग पाई जाती हैं, एक ऐसे एक ऐसे। ये जो रिंग होती है ना, ये xz प्लेन में होती है। रिंग्स आर प्रेजेंट इन xz प्लेन, आर प्रेजेंट इन xz प्लेन। रिंग्स कहाँ होती है, xz प्लेन में, ठीक है। इसको बोलते हैं बेबी सूथर टाइप स्ट्रक्चर, या इसको बोलते हैं कि डोनट टाइप स्ट्रक्चर। डोनट्स होते हैं ना, तो उस टाइप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेबी सूथर या डोनट्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसमें ऐसा कुछ मत देखो, एक रिंग है, इन दोनों की आपस में एंगेजमेंट हो गई, इसने इसको रिंग पहना दी है, इसने इसको रिंग पहना दी है, बस ऐसा ही बात समझा। इसको बोलते हैं बेबी सिपर स्ट्रक्चर। से बचपन में जब आप बहुत रोते थे तो मम्मी जी एक चीज पकड़ा देती थी, उसको चूसते रहते थे बैठ के, ठीक है, ठीक है। इसको बोलते हैं बेबी सिपर स्ट्रक्चर, ठीक है। और या डोनट स्ट्रक्चर। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, काम की बात क्या है, जरा और मत सोचो। लोज प्रेजेंट एट z एक्सिस, ठीक है, और रिंग आर प्रेजेंट एट xy प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे समझो, आप देखो xz प्लेन, या एक बार कंफर्म हो जाए, 2 मिनट रुक जाओ, y नहीं, मैंने एक टेबल बनाया उसको देख लेता हूँ, मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ। dz² ना, हाँ गलत वही बोला ना कि मैं y कहा लिखा ही नहीं, xy प्लेन गलती कर रहा था। तो लोब्स होते हैं कहाँ पे होते हैं बेटा, वो z एक्सिस पे होते हैं, और रिंग्स कहाँ होती हैं, xy प्लेन। देखो क्या x भी इंक्लूड हो गया, y भी इंक्लूड हो गया, z भी, इसलिए यहाँ पे नोडल प्लेन मिलता ही नहीं। एकमात्र d ऑर्बिटल होता है जिसके पास कोई नोडल प्लेन नहीं होता। प्रश्न पूछा गया है dz², ठीक है। कौन सा ऐसा d ऑर्बिटल जिसके पास कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता। बट dz² में 2 कोनिकल नोड्स पाए जाते हैं। अगर पूछ लिया कि कौन सा ऐसा d ऑर्बिटल जिसके पास 2 कोनिकल नोड पाए जाते हैं, तो आंसर होगा dz²। कोई नोडल प्लेन नहीं है, नो नोडल प्लेन, नो नोडल प्लेन, कोई नोडल प्लेन नहीं मिलता। बट 2 कोनिकल नोड्स आर कोनिकल नोड्स आर प्रेजेंट। इसके पास 2 कोनिकल नोड, कुछ ऐसा होगा, ध्यान से। ये 2 कोनिकल नोड्स पाए जाते हैं dz², ठीक है। यानी नोडल प्लेन तो एक भी नहीं होगा, बट 2 कोनिकल नोड्स पाए जाते हैं कहां पे, dz²। नोडल प्लेन नहीं रहेगा, एकमात्र d ऑर्बिटल जिसके पास कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता, दैट इज dz²। इतनी बात समझ में आ गई। लास्ट है बेटा f ऑर्बिटल, इसको पढ़ना ही नहीं है अपने को, मैंने लिख के नोट्स में दे दिया है। f में जो 7 होते, 7 का नाम क्या है, बट उस पर दिमाग मत लगाने लगना बैठ के, याद मत करने लगना बैठ, ठीक है। f ऑर्बिटल का मतलब ही होता है फालतू ऑर्बिटल, इसको पढ़ना ही नहीं है। इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इसका कि अपने सिलेबस में है ही नहीं। 3 डायमेंशनल होता है, मैं बना ही नहीं पाऊंगा, और बुक में ही बना जल्दी नहीं देते। f ऑर्बिटल अपने सिलेबस में ही नहीं। 7 होते हैं, बस याद रखना। f में कितने होते हैं, 7। कौन कौन से होते हैं, मैं नोट्स में लिख के दे दिया है, आपको चाहते तो आप याद करने रखने की, मतलब वो वेस्ट ऑफ टाइम रहेगा, समय कमाना है जिधर नोडल प्लेन याद करने में। बात समझ में आ रहा है क्या, फालतू चीज आप बहुत ज्यादा पढ़ने लगते हैं। तो ये हो गया खत्म क्या,
ऑर्बिटल। अब आते हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा, क्वांटम नंबर। ठीक है, क्वांटम नंबर। चलो स्टार्ट करते हैं एक करके क्वांटम नंबर्स को। देखो बेटा, सबसे पहली बात आती है भाई, क्वांटम नंबर क्या बताता है हम। ठीक है, तो बेटा क्वांटम नंबर इज अ कंप्लीट पोस्टल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तुमको अगर इलेक्ट्रॉन से मिलने जाना है तो 4 क्वांटम नंबर का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम। बात समझा ना? यानी क्वांटम नंबर्स आर दोज नंबर व्हिच प्रोवाइड मैक्सिमम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो क्वांटम नंबर जानना है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये बता देगा कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में, किस सेल में है, के में है कि एल में है कि एम में। एजी मतलब क्वांटम नंबर बताएगा किस सबसेल में है, एस में है कि पी में है कि डी में है कि एफ में। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा कि किस ऑर्बिटल में, अगर पी सबसेल में है, पीएक्स में है कि पीवाई में है कि पीजेड में। और स्पिन बता देगा कि क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज। बात समझा क्या? यानी 4 क्वांटम नंबर आपको कंप्लीट बता देगा इंफॉर्मेशन किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में। यानी इलेक्ट्रॉन के घर का पता है क्वांटम नंबर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का देश, इलेक्ट्रॉन का राज्य, इलेक्ट्रॉन का जिला, उसका गांव, ऐसा समझा? चलिए, तो क्वांटम नंबर क्या है? दोज नंबर, बहुत आराम समझिएगा, दोज नंबर which provide maximum information, which provide maximum information। बेटा बात मत करो पीछे, maximum information about electron, about इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देगा उसी नंबर को क्या बोलते हैं अपन लोग, क्वांटम नंबर। बेटा ये 4 तरह के होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। There are 4 types of, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ लो। 4 types of quantum number, 4 तरह के होते हैं बेटा। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा सिंबल स्मॉल एन। ये ऑर्बिट नंबर बताता है किस सेल में, पहले में है कि दूसरे में है कि तीसरे में, सब लिखूंगा। सेकंड है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ये बताता है सबसेल को, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऑर्बिटल बताता है। ये सेल बताएगा, ये सबसेल, ये ऑर्बिटल। और लास्ट में स्पिन क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल एस से, ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन बताएगा कि इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब एक को डिटेल करें। चलो, पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देखो ये क्वांटम नंबर क्या बताता है? दिस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट। देखो तुमसे यहाँ पे कुछ डेफिनेशन से नहीं पूछेगा, ये भी जानते हो। इस पे सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे आपको कि दे देगा इसका चारों क्वांटम नंबर बताओ, 4 सेट दे देंगे, बताओ कौन सा सेट क्वांटम नंबर का सही है, ठीक है, कौन सा सेट क्वांटम नंबर का गलत है। तो बड़े अच्छे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो ये डेफिनेशन दे रहा हूँ कि आप पढ़ोगे इस पे क्या क्या पूछ सकते हैं। दिस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, चाहे बेटा शेल बोलो या ऑर्बिट बोलो, एक ही बात है, ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सब शेल बोलो या सब ऑर्बिट बोलो, एक ही बात है। सेल बोलो, ऑर्बिट बोलो, एक ही बात है। सब शेल बोलो, सब ऑर्बिट बोलो, एक ही बात है। तो दिस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कहने का मतलब कैसे, मान लो एन की जो वैल्यू होती है ना बेटा, एन की जो वैल्यू होती है क्या होगी, 1 2 3 4 से लेके इंफिनिटी तक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो आपकी फर्स्ट सेल है उसको आप बोलते थे के, सेकंड को एल, इसको एम, इसको एन, आगे बढ़ाओ ओ पी क्यू आर एस टी पूरा। ठीक है, तो जो तुम्हारे लिए के था, तुम इसको क्या फर्स्ट सेल को किससे रिप्रेजेंट करते थे, के से, लेटर से। मैंने इसको किससे रिप्रेजेंट किया, नंबर से, इसलिए बोल रहे हैं क्वांटम नंबर। ठीक है, तुम पढ़ते थे लेटर, हम पढ़ा रहे हैं नंबर। ठीक है, तुम पढ़ते थे के, हम बोल रहे हैं 1, तुम बोलते थे एल, हम बोलते हैं 2, एम बोलोगे, हम बोलेंगे 3। बात समझ में आ रहा है क्या? तो लेटर्स को रिप्लेस कर दिया किससे, नंबर से, इसलिए क्या बोल रहे हैं, क्वांटम नंबर। बात समझ में आ गया क्या? इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूं
बहुत ध्यान समझिएगा कि अगर मैं बोलूं इफ n इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन k शेल। n इक्वल टू 1 का मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ है, k शेल। n इक्वल टू 2 ले लूं, n इक्वल टू 3 ले लूं, समझ में आ रहा होगा ना, m शेल। ठीक है, चलिए। अच्छा, यानी एक बात फिक्स हो गई, पहला क्या कि ये क्वांटम नंबर हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में। अच्छा, एक बात बताओ, अगर तुमने n की वैल्यू निकाल ली तो तुम और क्या क्या निकाल सकते हो? क्या तुम इलेक्ट्रॉन का रेडियस नहीं निकाल सकते क्या? अगर n आ गया 0.529 n स्क्वायर बाई z, क्या काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते क्या? 13.6 इंटू क्या होगा, n स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर कर लेते हो ना। अगर n निकल गया बहुत कुछ बता दो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वांटम नंबर सेल बताता है। अब अच्छा क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर केवल सेल बताता है, और बोल दिया कि मल्टीपल चॉइस आंसर है आपका, सेल भी है। बोला देखो रेडियस में याद करो, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या होता था, 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई z। बताइए, अगर आपको n पता चल गया तो क्या आप रेडियस नहीं बता पाओगे? ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या n मिल गया तो क्या आप एनर्जी नहीं बता पाओगे, काइनेटिक एनर्जी नहीं बता पाओगे? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या पोटेंशियल नहीं बता पाओगे, -27.8 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। सब तो बता ले जाओगे एक बार n पता चल गया। ठीक है, तो इसका मतलब यही नहीं है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर केवल क्या इंफॉर्मेशन देता है, सेल। अगर एक बार n पता चल गया, प्रिंसिपल क्वांटम पता चल गया, तुम उस सेल में इलेक्ट्रॉन, उस सेल में जो हाँ इलेक्ट्रॉन है उसकी रेडियस क्या है ये बता ले जाओगे, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है वो भी बता देता। ठीक है, तो सारी बातें सही हो जाएंगी जान। ऐसा नहीं है कि n की वैल्यू जानने से केवल तुम सेल ही जान पाओगे। चलिए, तो मेनली दो चीजें हो गई। अगली बात सुनो, ऑर्बिट में जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसको किसने बताया था, बोर ने। तो जो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम होता है, जो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिट एंगुलर क्या होता है बेटा, m आ जाता है nh अपॉन 2 पाई, इसी को हम बोलते हैं z से ना, इक्वल टू nh अपॉन 2। ध्यान रखना, इसका एंगुलर मोमेंटम है ऑर्बिट के अंदर, जहां n है ना। अभी हम सब ऑर्बिट के अंदर भी आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना सिखा है। सब सेल का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, √L L + 1 h अपॉन 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए ये क्या है आपका ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। बात समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, एक बात और, अगली बात सुन लो, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया किसने था, याद रखिएगा, बोर ने दिया था। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसने दिया था, बोर ने दिया था, एज़िमुथ सोमरफेल्ड ने दिया था। ठीक है, तो इसको बोर ने दिया था। पहली बात आपका क्या बताता है पहले बताओ, इलेक्ट्रॉन किस सेल में प्रेजेंट है, n इक्वल टू 1 यानी k सेल, n इक्वल टू 2 यानी n सेल। n की वैल्यू आप निकालोगे 1 से लेकर इंफिनिटी तक कुछ भी होगी। और एक बार अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मिल गया तो आपको सेल पता चल जाएगी, उस सेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी पता चल जाएगी, और वो सेल न्यूक्लियस से कितनी दूर है ये भी तो पता चल जाएगा, रेडियस एनर्जी सब निकाल लोगे। और ऑर्बिट के अंदर एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, nh/2π। अगर आपको n पता चल गया तो आप उस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन का क्या एंगुलर मोमेंटम नहीं काउंट कर सकते। अगर सेकंड ऑर्बिट आ गया, बोला एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का 2 × h/2π, खत्म। थर्ड सेल आ गया तो एंगुलर मोमेंटम 3 × h/2π। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, बोर ने ये भी बताया था बेटा कि किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2n²। ठीक है, यानी क्या, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल इज इक्वल टू क्या होता है, 2n²। फॉर्मूला याद रखिएगा कि किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं बेटा, तो किसी भी सेल में बात कर रहा हूं, अभी सब सेल पढ़ाऊंगा 2 × 12 + 1 दूंगा, वहां पे सब फंसोगे हर जगह पे। तो यहाँ पे किसी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2n²। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बेटा n इक्वल टू 1 लूं, यानी k सेल की बात कर रहा हूं, तो अगर मैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालूं तो 2 × 1 का स्क्वायर यानी 2 इलेक्ट्रॉन बराबर। अगर मैं दूसरी सेल की बात करूं n इक्वल टू 2 यानी l सेल की बात कर रहा हूं, तो 2 × 2 का स्क्वायर यानी 8 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं थर्ड सेल की बात करूं तो m की बात कर रहा हूं, तो 2 × 3 का स्क्वायर यानी 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर मैं फोर्थ सेल की बात करूं तो 2 × 4 का स्क्वायर 32 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं फिफ्थ सेल की बात करूं तो 2 × 5 का स्क्वायर यानी 50 इलेक्ट्रॉन। ये तुम बचपन पढ़ के आओगे, 2 8 18 32। बात समझे ना? तो किसी भी सेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोर ने बताया था कितना हो सकता है, 2n²।
किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2n स्क्वायर, n इज द ऑर्बिट नंबर। कोई पूछा फर्स्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन तो 2n स्क्वायर लगा दो, सेकंड सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर लगा दीजिए आप। बात समझा? चलो इतने में बेटा बताओ किसी की दिक्कत तो है नहीं, अच्छे समझ में आया अभी तक? अगला पॉइंट ये तो हो गया किसी भी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा अगली बात है बेटा किसी भी सेल में कितने सबसेल होते हैं उसको कैसे पता करेंगे, ठीक है? यानी नंबर ऑफ सबसेल, नंबर ऑफ, और ध्यान समझना, नंबर ऑफ सबसेल इन nth ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में या किसी भी सेल में कितने सबसेल होते हैं उसका फॉर्मूला होता है n। मतलब जो ऑर्बिट नंबर है उसमें उतनी ही सबसेल होती है। जैसे अगर जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें केवल एक ही सबसेल होगी 1, सेकंड सेल में कितनी सबसेल होंगी 2, 2s और 2p, थर्ड में होंगी 3, 3s 3p 3d, 4 में होंगी 4, 4s 4p 4d 4f, 5 में देखोगे तो 5s 5p 5d और आपका 5f 5g h i j k l। बट अपने पास इतने इलेक्ट्रॉन ही नहीं आगे जाता जाए, अपना सब खत्म हो जाता है 4 में ही sp-df, ठीक है? चलो तो नंबर ऑफ सबसेल इन एनी nth ऑर्बिट, मतलब जो ऑर्बिट होती है बेटा उस ऑर्बिट में उतने ही सबसेल है। आज सुबह ही पढ़ा दिया था समरफील्ड कि अगर n इक्वल टू 4 था तो n 5 की वैल्यू 4 ही आ रही थी, 0 1 2 3। तो इसका मतलब किसी भी गिवन सेल में नंबर ऑफ सबसेल कितना होता है, सेल नंबर के बराबर ही होता है। अगर सेल नंबर 2 है बोला बताइए इसमें कितने सबसेल होंगी, तो आंसर जाएगा 2, ठीक है? अच्छा अगला नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन nth ऑर्बिट वो होता है n स्क्वायर। आपसे कोई बोले वे दूसरे सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 ऑर्बिटल। बहुत ध्यान समझना, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं पहले कि एक सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं टोटल, किसी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर, किसी सेल के अंदर सबसेल कितनी होंगी उसका फार्मूला n, जो सेल नंबर है उसमें उतनी ही सबसेल होंगी। अगर सेल नंबर 1 तो उसमें सबसेल कितनी 1, सेल नंबर 2 तो सबसेल कितनी 2, सेल नंबर 3 में सबसेल कितनी 3, सेल नंबर 4 में सबसेल कितनी 4, ठीक है? और किसी पर्टिकुलर सेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे उसका फार्मूला n स्क्वायर, ठीक है? जैसे मैं बोलूं कि बताइए जो फर्स्ट सेल है इसमें फर्स्ट सेल में या फर्स्ट ऑर्बिट में टोटल ऑर्बिटल्स कितने होंगे, तो टोटल ऑर्बिटल का फार्मूला n स्क्वायर। इसके लिए किसी भी अगर आपको ऑर्बिट का नंबर दिया हो तो 1 का स्क्वायर यानी 1। मैं बोलूं सेकंड सेल में टोटल ऑर्बिटल बताओ तो क्या होगा 2 का स्क्वायर यानी 4। बात समझा क्या? और ये जो 1 है एक सबसेल 1s हो गया, ये 4 है, 4 में क्या 2s और 2p। बोलो सर ये 4 कैसे हुए, ये देखो 2s और ये 3p, pxp yp 3 और 1 4। बात समझा क्या? p में 3 होते हैं ना, तो 3 और 1 4। बात समझा? मैं बोलूं बेटा n इक्वल टू 3 में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स तो n स्क्वायर, किसी भी गिवन सेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का फार्मूला n स्क्वायर। अगर सेल नंबर दिया है कि चौथी सेल है, पांचवी सेल है, कि बताओ सबसेल कितना होगा, तो जो n है वही सबसेल, ठीक है? n स्क्वायर क्या होगा ऑर्बिटल। तो अगर n इक्वल टू 3 है तो 3 का स्क्वायर यानी कितने ऑर्बिटल 9। तो इसका मतलब 3s 3s 3p और 3d। भाई दिमाग लगा बेटा, जो सेल है उसमें उतनी सबसेल होगी 3s 3p 3d। 3s में एक ऑर्बिटल, 3p में कितने होंगे 3, d में कितने 5 होते ना, आज ही पढ़ा दिए 5, 5 और 3 8 और 1 9। समझा? ठीक है? तो किसी भी सेल में अगर कोई पूछे कितनी सबसेल होती है तो जो सेल का नंबर है वही सबसेल का नंबर होगा। अगर सेल नंबर दूसरे में सबसेल भी कितनी होगी 2 ही होंगी, सेल नंबर तीसरी में सबसेल भी कितनी होंगी 3 ही होंगी, सेल नंबर 4 में सबसेल कितनी होंगी 4 ही होंगी। लेकिन किसी पर्टिकुलर सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे उसका फार्मूला n स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब दूसरा है बेटा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक है, सेकंड अपने पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसको सोमरफील्ड ने दिया था, सुबह ही बताया गया था, n5। ठीक है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसके कई सारे नाम है। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर इसको बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। इसको सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, इसको सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। सब्सिडरी क्वांटम नंबर, नाम इसलिए सब लिख दे रहा हूं कि कैसा क्वेश्चन पूछते। आप सब सब्सिडरी क्वांटम नंबर की वैल्यू बता रहे थे, नया है तो पढ़ाया नहीं है, अपने को 4 ही पता था, प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, ये सब्सिडरी क्या होता है। तो एजीम्यूथल के पर्यायवाची शब्द। ठीक है, एजीम्यूथल, एंगुलर मोमेंटम, सेकेंडरी या सब्सिडरी। बात समझ में आया? इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल स्मॉल एल से। पहली बात किसने गिवन बाय सोमरफेल्ड,
आज सुबह इसका जन्म हुआ था अगर आपको सोमरफेल्ड n5/h/2π, ठीक है, गिवन बाय सोमरफेल्ड। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट सबसेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेरा इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में है कौन बताता है? जी कर्नल। किस सेल में है कौन बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये सबसेल बताएगा कि भैया अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन दूसरी सेल में है तो दूसरी सेल में दो ही सबसेल होंगी, 2s 2p। तो दूसरी सेल में है तो उसमें बताएगा कि बताओ 2s में है कि 2p में है, ये बताएगा 2s में है कि 2p में है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बता देगा भैया कि 2p में है तो मैग्नेटिक क्वांटम बताएगा 2p के 2px में है कि 2py में है कि 2pz में है। बात समझा? पूरा ऑर्बिटल बता के देगा वो। तो इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट सबसेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बात है, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n द टोटल नंबर ऑफ l होता है 0 to n-1। ध्यान रखिएगा, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, गिवन वैल्यू ऑफ n, मान लो आपको n की वैल्यू 1 दी, 2 दी, 3 दी, 4 दी, बोला बताइए l की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हों। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, l की वैल्यू होती है 0 to n-1। बहुत ध्यान समझना। और एक बात यहाँ पे और आपको बता दूं कि अगर l की वैल्यू, बहुत ध्यान समझना, 0 आए, 1 आए, 2 आए या 3 आए या 4 आए, अपना कहानी यहीं तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। मोस्टली अपना अगर l की वैल्यू 0 होती है तो वो सबसेल होती है s, अगर l की वैल्यू 1 होती है तो सबसेल होती है p। ये याद कर लो कि 0, l की वैल्यू 0 का मतलब क्या, कौन सबसेल? s। l की वैल्यू 1 का मतलब p, 2 का मतलब d, इसका f, ये g, बट इसका अपने को काम ही नहीं करेगा। बात समझा गया? तो l की वैल्यू अगर 0 आए तो कौन सी सबसेल? s। l की वैल्यू 1 आए तो p, 2 आए तो d। अच्छा बताओ, मानो अगर मैं बोलूं बेटे n = 1, बहुत गौर से समझना, n = 1, यहाँ l की पॉसिबल वैल्यूज बताओ। 0 to n-1, 0 to 1-1, यानी क्या 0, यानी क्या n = 1 के लिए l की वैल्यू क्या 0 आई। अच्छा, n = 1 है तो यानी ये फर्स्ट सेल है, और l = 0 का मतलब क्या, s है, 1s। बात समझा क्या? यानी पहली सेल में केवल एक ही सबसेल, तो पहले ही बताया था थोड़े पहले, जो सेल नंबर होता है उसमें उतनी सबसेल पाई जाती है। चलो देखो, n = 2 लेता हूं तो l की पॉसिबल वैल्यूज बताओ। 0 to n-1, 2-1 यानी 0 to 1, यानी 0 and 1, 0 रिप्रेजेंट विच सबसेल? s, 1 रिप्रेजेंट p, यानी सेकंड सेल में दो सबसेल होती है s और p। समझ में आ रहा है क्या? s और p। अब नामकरण करना और 2s and 2p। बात समझ आ रहा है? सेकंड सेल का ऐसा नाम क्या होगा? 2s, सेकंड सेल का p नाम क्या होगा? 2p। अच्छा, अगर मैं बोलूं n = 3 तो l की पॉसिबल वैल्यूज बताओ। 0 to 3-1, यानी 0 to 2, यानी 0, 1 और 2। 0 रिप्रेजेंट s, 1 रिप्रेजेंट p, 2 रिप्रेजेंट d, यानी थर्ड सेल में तीन सबसेल होती है s, p। नामकरण करना हो 3s, 3p, 3d। समझ में आ रहा है क्या? n = 4 ले लूं तो l की पॉसिबल वैल्यूज 0 to 4-1, 0 to 3, यानी 0, 1, 2, 3। 0 बोले तो कौन सा सबसेल? s, 1 बोले तो p, 2 बोले तो d, 3 बोले तो f। चौथी सेल में चार सबसेल हैं, s, p, d, f, 4s, 4p, 4d, 4f। उस समझ में ठीक है? यही तो बताया था थोड़े पहले कि जो सेल नंबर होता है उसमें उतनी सबसेल पाई जाती है। और ये बात बिल्कुल ध्यान रखना कि 0 का मतलब कौन सबसेल होती है, p का मतलब कौन सा होता है, ठीक है? इतने में बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? अगली बात देखो, एक तो ये क्वांटम नंबर क्या बता दिया बेटा, इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में है, किसी गिवन वैल्यू ऑफ n के लिए, किसी गिवन वैल्यू ऑफ n के लिए l की पॉसिबल वैल्यूज कितनी होती हैं? 0 to n-1, ध्यान रखिएगा। अच्छा, और ये जो होता है बेटा, ये जो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ये सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना है ये भी बताता है। सेल के अंदर एंगुलर मोमेंटम किसने बताया था? बोर ने। mvr = nh/2π। सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना, कहां से आएगा? सोमरफेल्ड ने बताया। कितना होगा देखो, जे लिखेंगे इसको, √l+1 h/2π। h/2π, क्या h/2π को h कट भी तो लिख सकते हैं ना, ध्यान रखना, कौन सा मत हो जाना, ठीक है? h/2π h कट लिखा है, समझना वही है, सेम बात, ठीक। अच्छा बताओ, अगर मैं s सबसेल के लिए बताऊं कि s सबसेल में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होता है s सबसेल में, तो s सबसेल में क्या l की वैल्यू 0 होती है क्या? तो बस रखो जरा, 0, 0 + 1
h अपॉन 2 पाई, यानी h अपॉन 2 पाई ही आएगा एंगुलर मोमेंटम एस सबसेल के अंदर। ठीक है, अगर मैं p सबसेल की बात करूं तो L की वैल्यू क्या होती है 1, जरा एंगुलर मोमेंटम निकालिए 1 1 प्लस 1 h अपॉन 2 पाई, यानी √2 h अपॉन 2 पाई। बात समझा? अगर मैं बोलूं डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो L की वैल्यू होती है 2, तो √2 2 प्लस 1 h अपॉन 2 पाई √6 h अपॉन 2 पाई। बात समझ में आ रहा है क्या निकालना? ठीक है, और अगर मैं F सबसेल में इलेक्ट्रॉनों का एंगुलर मोमेंटम निकालूं तो क्या होगा, L की वैल्यू क्या होगी, √3 3 प्लस 1 h अपॉन 2 पाई, h अपॉन 2 पाई, तो क्या होगा बेटा √12 h अपॉन 2 पाई। समझ में आया क्या? एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, अगर सोचो अगर मैं यहाँ पे चाहे 1s लिखूं या मैं 2s लिखूं या 3s लिखूं, यहाँ मैं चाहे 1p लिखूं 2p लिखूं 3p लिखूं, क्या इलेक्ट्रॉनों का एंगुलर मोमेंटम 2p में अलग आएगा 3p में अलग आएगा क्या? भाई ये जो होता है ये होता है n, और p सबसे लिए L की वैल्यू क्या होती है 1, यहाँ p के लिए क्या होगी 1, तो इसका मतलब p सबसेल के लिए एंगुलर मोमेंटम फिक्स है। अभी चाहे भी 1 का p हो 2 का p हो 3 का p हो फर्क नहीं पड़ता, ना, क्योंकि n की वैल्यू कहीं रखना ही नहीं है ना, तो n से हमको कोई फर्क पड़ने वाला है क्या सबसेल के एंगुलर मोमेंटम में? तो सबसेल का एंगुलर मोमेंटम फिक्स होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज करने से सबसेल के अंदर का इलेक्ट्रॉनों का एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होता। कुछ बात समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? यही सब लाइन आएगा, करेक्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, समझे रहो, आ गया समझ में? ठीक है, तो ये क्या बताता है बेटा, ऑर्बिटल के अंदर या सबसेल के अंदर एंगुलर मोमेंटम भी बताता है एजीमुथ क्वांटम नंबर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो, अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पे मैक्सिमम ऑर्बिटल, देखो ये तो सबसेल है, सबसेल के अंदर क्या होगा ऑर्बिटल। जब मैंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ाया था वहां सेल था, सेल के अंदर क्या मिलती है सबसेल, मैंने बोला था किसी गिवन n में कितनी सबसेल होंगी तो n, और सबसेल के अंदर क्या होगा ऑर्बिटल, तो किसी n के अंदर कितने ऑर्बिटल n²। अब ये है सबसेल, सबसेल के अंदर क्या मिलेंगी ऑर्बिटल, क्या एक ही चीज पढ़ाऊंगा कि किसी गिवन सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितनी, बस तो सबसेल के अंदर सेल थोड़ी रहेगा, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल मिलेगा ना। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल, और ध्यान रखना, इन एनी सबसेल द गिवन वैल्यू ऑफ n इक्वल टू होगा 2l + 1, कितना होगा 2l + 1। n दिया रहे तो ऑर्बिटल निकालना हो तो n², n दिया रहे तो ऑर्बिटल निकालना हो तो n², l दिया रहे और ऑर्बिटल निकालना हो तो 2l + 1। तो फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोल दूं l = 0, टोटल ऑर्बिटल निकालिए तो क्या होगा 2 × 0 + 1 यानी 1, ऐसा तो एक ही ऑर्बिटल होता है ना, l = 1, तो 2 × 1 + 1 क्या 3, और l = 1 का मतलब क्या p होता है, p में कितने सबसेल होते हैं 3, आया ना 3, बात समझा ना। l = 2 क्या निकालूं 2 × 2 + 1 क्या 5 आया, और l = 2 का मतलब कौन सबसेल d में कितने होते हैं 5 होते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। l = 3 क्या हो जाएगा 2 × 3 + 1 7, और l = 3 का मतलब f होता है, f में कितने होते हैं 7 होते हैं, बात समझ में आ रहा है क्या। और किसी भी सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सबसेल, बस कुछ मतलब इसके आगे 2 होगा 2 × 2l + 1, यानी किसी भी सबसेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 2 × 2l + 1। तो ले लो, अगर मैं आपसे बोलूं सबसेल में l = 0, l = 0, क्या बताइए 2 × 0 + 1 क्या 2 आएगा, और बताइए s ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल का मतलब एक डब्बा, एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन तो भरते हैं, ठीक है। दूसरा l = 1, 2 × 1 + 1, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ p में होते हैं 3 डब्बे, एक में 2 2 2 4 2 6, बात समझा क्या। और l = 2, तो 2 × 2 + 1 यानी 10 इलेक्ट्रॉन, और d में ऑर्बिटल कितने होते हैं 5, और एक में 2 बार हो गए 5 में 10 ही तो हुआ, ठीक है। और l = 3 रख रहे हो तो 2 × 3 + 1 यानी 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो ध्यान रखिएगा l क्या क्या बताता है, सबसेल बता देगा, l = 0 का मतलब कौन सबसेल s, l = 1 का मतलब p, 2 का मतलब d, 3 का मतलब f, और किसी गिवन वैल्यू ऑफ n के लिए l की पॉसिबल वैल्यूज
0 to n-1, 0 to n-1, यानी L जो होगा वो हमेशा क्या होगा बेटा, n से छोटा ही होगा। 0 to n-1 ना, यानी कभी भी n और L बराबर नहीं हो सकते। जैसे मैं बोलूं क्या 3f एग्जिस्ट करेगा क्या, तो अब देखो यहाँ n की वैल्यू क्या है 3, यही n वैल्यू है, और s सबसे L की वैल्यू बताओ 3, और n और L कभी सेम हो सकता है क्या, कभी नहीं, इसलिए 3f एग्जिस्ट नहीं करता। थर्ड सेल में f सब सेल नहीं पाई जाती। रीजन क्या है, n इक्वल टू 3 का मतलब L की पॉसिबल वैल्यू तो 0, 1 और 2 ही होगी ना। 0 to n-1, n 3 है, तो L की वैल्यू 0, 1, 2, 0 का मतलब कौन सा सेल, 1 का मतलब 2 का मतलब 3, यानी थर्ड सेल में f सब सेल मिल ही नहीं सकते, तो कैसे 3f लिख दिए, बात समझा ना। जैसे क्या 2d मिल सकती है क्या, 2d सब सेल एग्जिस्ट करते हैं क्या, नहीं, n इक्वल टू क्या है 2, और d सब सेल L की वैल्यू 2, क्या n और L कभी सेम हो सकते हैं क्या, भाई अगर n की वैल्यू 4 है तो L की वैल्यू 0, 1, 2, 3, n से कमी आएगी, एक कम रहेगी, तो अगर n की वैल्यू 2 है तो L की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, 0 and 1, 0 रिप्रेजेंट 1 रिप्रेजेंट p, यानी s और p ही होगा, 2 में d सबसे हो ही नहीं सकता। समझ में आ गया क्या, n और L कभी सेम नहीं हो सकता, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाएंगे मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम, और इसको क्वेश्चन करेंगे। हाँ नोट भेजता हूँ, नोट भेजता हूँ, स्कैन करके भेजता हूँ। OnePlus, hello.